2 मिनट में सुन लीजिए जरा। मतलब औपनिवेशिक है ना, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, भारत जब अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या अंग्रेज थे, भारत से कच्चा माल कहाँ लेकर जाते थे? इंग्लैंड। ठीक, और इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था। 19वीं शताब्दी में क्या हो गया था? औद्योगिकरण। तो उद्योगों से तैयार माल को भारत में लाकर बेचते थे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो पाई। ठीक, भारत ने आजादी के बाद भी संरक्षणवाद की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई? संरक्षणवाद। संरक्षणवाद की नीति से मतलब था कि जो हमारी आवश्यकता की चीजें हैं उनको हम स्वयं, उनका स्वयं उत्पादन करेंगे, कुछ वस्तुओं को छोड़कर। और वस्तुओं का उत्पादन भी निजी हाथों में नहीं होगा, वो वस्तुओं का उत्पादन भी कौन करेगी? सरकार करेगी। ठीक है, तो सब सारी चीजों का उत्पादन कौन करती थी? सरकार। तो मान लीजिए अगर जैसे 1985 या उससे पहले की बात करें ना, किसी को शादी में स्कूटर लेना होता था, तो कम से कम 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता था कि हमें स्कूटर चाहिएगा, है ना। आप तो तुरंत जाओ तुरंत ले आओ, है ना, चाहे पैसे भी नहीं है तब भी ले आओ। ठीक, तो इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो सुदृढ़ इतनी नहीं हो पाई, विदेशी मुद्रा कम हो गया। तो इसलिए 1991 ने भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया था। ठीक, उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। ठीक, उससे हमारा जब हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपनाया, उसके बाद हमारा जो अर्थव्यवस्था थी सुदृढ़ होना शुरू हो गई थी। यानी कि हमारा निर्यात बढ़ा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा। ठीक, ये है भारत और वैश्वीकरण। लिखवाने की कोई जरूरत तो नहीं है इसमें। ठीक, अब वैश्वीकरण का प्रतिरोध, वैश्वीकरण का प्रतिरोध। इसमें से लिख लेना, वैश्वीकरण का मतलब वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों है, उसका विरोध क्यों है ना, उसका विरोध क्यों है। ठीक है, एक तो ये हुआ है इसमें अमीरी गरीबी खाई बढ़ी है, अमीरी अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से हेडिंग से इनमें थोड़ा थोड़ा आप और लिख सकते हो अगर चाहोगे तो। ठीक है, दूसरा क्या हुआ है? राज्य की शक्ति में कमी, राज्य की शक्ति में कमी, राज्य की शक्ति में कमी। ठीक है, गरीबों के हितों की रक्षा में कमी, गरीबों के हितों की रक्षा में कमी। ठीक है, नंबर 4, सामाजिक न्याय की अवहेलना, सामाजिक की सामाजिक न्याय की अवहेलना। 5, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकारवाद, बहुराष्ट्रीय लिखो कंपनियों का एकाधिकारवाद। ठीक है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, ये तो वही ये वाला ही पॉइंट है ना, मतलब इसमें आप आर्थिक असमानता है ना, ये तो एक ही बात है। ठीक, कमजोर राष्ट्रों पर जबरदस्ती थोपना, ठीक है।
इसलिए प्रतिरोध हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है वैश्वीकरण का। ठीक है, मतलब वर्तमान समाज में अरे आर्थिक असमानता बढ़ रही है ना। मतलब जो अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करके और पैसा कमाते हैं, है ना। और चीज़ें वो महंगी खरीदने में भी महंगी, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। गरीब आदमी की जो खरीदने की क्षमता है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो दैनिक खर्चे हैं वही पूरे नहीं हो पाते हैं, तो और चीज़ें क्या खरीदें, और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो इसलिए वैश्वीकरण के कारण क्या बढ़ रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ये आपने देखा भी होगा, जो छोटे तबके के लोग हैं उनको, उनके पास संसाधन कम है, पैसा कम है, रोजगार कम है, इसलिए वो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ठीक है, राज्य की शक्ति में कमी आई है। वैश्वीकरण में ये कहता है कि आप चीज़ों को बाजार पर छोड़ दीजिए। आप चीज़ों को किस पर छोड़ दीजिए, बाजार पर। चीज़ें बाजार खुद निर्धारित करेगा कि कौन सी चीज़ कितनी महंगी बिकेगी, कितनी सस्ती बिकेगी, है ना। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब नहीं है, मतलब आप कम से कम हस्तक्षेप करिए, केवल आप देख रेख का काम करिए आप, है ना। वैश्वीकरण क्या कहता है, राज्य से यानी कि सरकार से आप ऑब्जर्व करिए, बस चीज़ों को देखिए, है ना, बाकी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप मत करिए। ठीक है, इसलिए राज्य की शक्ति में कमी आई है। गरीबों के हितों की रक्षा में कमी आई है। गरीबों के हितों की रक्षा में कमी कैसे आई है, जो गरीब लोग हैं स्वास्थ्य शिक्षा, है ना, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए और अन्य अपने विकास के लिए, सफाई के लिए, वो किस पर निर्भर होते हैं, सरकार पर। किस पर निर्भर होते हैं, सरकार पर। तो देखो सरकारी स्कूल्स खोले जाते हैं, है ना, जो एक तरह से मतलब कम, मतलब जिनके पास कम पैसा है वो वहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो इंग्लिश मीडियम में और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाए, साफ सफाई न करवाई जाए सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान न दिया जाए, तो गरीब लोग तो मर ही जाएंगे फिर, है ना। ये और यहाँ पर अभी ऐसा ही हो रहा है कि हाँ भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई और बाकी चीज़ें हैं उन पर सरकार कम ध्यान दे रही है, इसलिए गरीबों के हितों की रक्षा में कमी आ रही है। ठीक है, बात आ गई समझ में। सामाजिक न्याय की अवहेलना। सामाजिक न्याय कब होता है, एक तो आर्थिक समानता हो, क्या हो, आर्थिक समानता हो, मतलब सब लोगों के पास, जो नागरिक होते हैं उनके पास इतने संसाधन हो कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके, और जाति धर्म के आधार पर भी समानता, मतलब उनमें ज़्यादा भेदभाव ना हो। ये ना देखा जाए कि ये इस जाति का है तो इसको इतना सम्मान देना है, ये इस जाति का है तो इसको इतना सम्मान देना है, ये इस धर्म का है तो इतना सम्मान देना है ना। जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, तब क्या होगा, सामाजिक न्याय। मतलब सभी को कैसे अधिकार होने चाहिए, समान अधिकार। समान अधिकार इसलिए नहीं मिल पाते कि जिसके पास पैसा है वो, उसने कोई क्राइम भी कर दिया है तो वो एक तरह से न्याय को खरीद लेता है, तो क्या करेगा, अच्छा वकील करेगा, और ज़्यादा पैसा है और जज भी वहाँ भी मतलब ऐसा बैठा हुआ है बेईमान, तो जज को भी खरीद लेगा, और तो इस तरीके से सामाजिक न्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और होता भी ऐसा ही है ज़्यादातर, मतलब बहुत होता है ऐसा, मतलब जो एक तरह से कानून है वो मकड़ी के जाल की तरह है। कानून क्या है, मकड़ी के जाल की तरह है, जिसमें कमज़ोर लोग फंस जाते हैं और मजबूत लोग उसे तोड़कर निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कानून है ही नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो अगर जिस पे ज़्यादा पैसा है उस वो अपने पैसे के माध्यम से उसको मतलब कम सजा पाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक न्याय नहीं हो पाता है, समझ गए। ठीक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक अधिकार। ठीक, आप मुझे ये बताइए कि आप मतलब जो टूथपेस्ट है, या फिर आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, या आप शूज पहनते हो, या कोई क्रीम पाउडर लगाते हो, है ना, तो वो कौन, हाँ क्रीम पाउडर तो लगाते हो ना, है ना, लगाते हो, है, विटामिन ई होता है उसमें,
है ना। उसमें भी जो आप जो क्रीम व्रीम लगाते हो ना, मतलब लगाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ही लगाते हो उसमें उसमें लिखा होता है, उसमें देखना विटामिन ई लिखा होता है उस पे, मतलब विटामिन ई खूबसूरती का विटामिन माना जाता है। हाँ, है ना। हाँ वो ईवीएम मतलब, लेकिन हाँ विटामिन ई खाने से ही मिलता है, लगाने से नहीं मिलता है। ये झूठ, मतलब कंपनी झूठ छापती है कि इससे विटामिन ए ई, है ना। तो वो खाने से, वो और अंकुरित अनाज में मिलता है। वो किस में मिलता है? अंकुरित अनाज में। तो अंकुरित अनाज जितना खाओगे उतना ज्यादा विटामिन ई मिलेगा। अंकुरित अनाज, चने अंकुरित हो, मूंग अंकुरित हो, है ना, उनको खाओगे तो ठीक है, उससे उससे सुंदरता बढ़ेगी। ठीक है। अरे सुंदरता केवल रंग की नहीं होती है। वो तो बात हम मान रहे हैं तुम्हारी बाहरी सुंदरता होती है, लेकिन आपने जब वो, अरे मिस 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 वर्ल्ड का और मिस यूनिवर्स का जो होते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज वाली लड़की नहीं बनती है उसमें मिस यूनिवर्स। मतलब जो जो गोरे लोग हैं वो सुंदर है, जो काले लोग हैं वो सुंदर नहीं है, है ना। हाँ वो भी नहीं दिखेगा। सुनो, हाँ टॉपिक पे आते हैं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मतलब हर देश में अपने वो उत्पाद बेच रही हैं, ठीक। और ये भ्रामक, वो अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं, रेडियो पर देंगे, न्यूज़पेपर्स में देंगे, है ना, यूट्यूब चैनल्स पे देंगे, जो टीवी चैनल्स आ रहे हैं उस पर देंगे, है ना। कि टूथपेस्ट को ही ले लो, एक बुढ़िया आएगी कि वो 90 साल की, धड़ाधड़ गन्ने को छीलेगी वो, है ना है ना? हाँ, तो उसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि आप इस टूथपेस्ट से आप ब्रश करोगे, दांत साफ करोगे तो आपके दांत 90 साल तक भी अच्छे रहेंगे। चाहे रहे ना वो अलग बात है, चाहे रहे ना वो अलग बात है, ठीक है, समझ गए। अरे पास आउट होकर गई होंगी लड़की, कभी याद आ गई होंगी अपने स्कूल में घूमी आए, है ना, किसी से मिल, ठीक है। और देखो इसमें एक्टिविटी भी दे रखी है किताब में, सुनो, देखो इसमें एक्टिविटी भी दे रखी है कि कुछ उत्पाद, देखो सुनो, अरे सुनो, कुछ उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे खाद्य उत्पाद, बिजली से चलने वाले घरेलू इस्तेमाल के उपकरण, सुख सुविधाओं के ऐसे सामान जिससे आप परिचित हैं, है ना। किस कंपनी ने वो बनाया है, कहाँ से बनता है, विदेशी कंपनी है या भारतीय कंपनी है, इस तरीके से, है ना। और या साझा कंपनी है, भारतीय कंपनी भी हो और विदेशी कंपनी भी हो, इस तरीके से, ठीक है। ये एक्टिविटी एक तो तुम्हें काम ज़्यादा रहता है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं, है ना। ये दे रखी है वैसे तो एक्टिविटीज में, समझ गए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक अधिकार कैसे हो रहा है ना। बाबा रामदेव जी कहेंगे जैसे, है ना, बाबा रामदेव जी बताएंगे कि मेरे हमारे टूथपेस्ट में क्या है, लौंग है, इलायची है, और ये काली मिर्च है, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी सामग्री डली हुई। अरे सुनो, तो वो कुमार विश्वास कहता है कि जी वो पेस्ट करना है या यज्ञ करवाना है मुंह में, है। कुमार विश्वास जानते हो तुम? नहीं जानते कुमार विश्वास? है? अरे है? हाँ हाँ, जो मैंने वो कविता सुनाई थी तुम्हें एक बार, है कुमार सानू नहीं, कुमार विश्वास,
वो पहले कवि थे, है ना, मतलब अभी भी कवि हैं ही, है ना। बहुत बहुत बढ़िया। वो ये सुना होगा, मैं सुनाता हूँ, एक लाइन सुनो, है ना। हाँ, ये वाली कविता थी, उससे फेमस भी बहुत हुए थे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है ना। इसमें ये हाँ, हाँ, हाँ? नहीं नहीं, बड़ी अच्छी है, मतलब, है ना। कैसे? हाँ, और अब फिलहाल में साइलेंट, फिलहाल में उन्होंने अपना दूसरा अवतार लिया हुआ है, मतलब वो रामायण पे, महाभारत पे और जो धार्मिक कहानियां हैं उन पर बोल रहे हैं, और बड़ा अच्छा बोलते हैं। आज मतलब यूट्यूब पे सर्च करके देखना जाके कुमार विश्वास के बारे में, मतलब। और हम अच्छी बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के, है ना, कुमार विश्वास, ठीक है। और मतलब भारत में, विदेशों में, सब में वो क्या करते हैं, अपना मतलब कविता सुनाने जाते हैं, ठीक है। तो सुन लेना कविता, ये कविता बड़ी अच्छी है। सुनो, मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको, है ना, सुनो। हाँ हाँ, नहीं उनकी आवाज़ में बड़ी अच्छी लगती है, हमारी आवाज़ में तो ऐसी लगी, हम सुना देते हैं तुम्हें। हाँ सुनो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ। ये ये तेरा दिल समझता है, मेरा दिल समझता है। ठीक। ये मतलब मुझे कविता इतनी अच्छी लगी थी कि मैं किताब ही खरीद के ले आया था। मैंने कहा चलो मैं पढ़ूंगा, है ना। या कमजोर राष्ट्रों पर जबरदस्ती थोपना, है ना, कमजोर राष्ट्रों पर जबरदस्ती थोपना, मतलब जो कमजोर राष्ट्र, गरीब गरीब देश है, मैंने सुबह बताया था कि धार्मिक आधार पर चीज़ें थोपी जा सकती हैं, है ना। जो जैसे क्रिश्चियंस हैं, उनके वो ज़्यादा उनके पास मतलब अमीर, एक तो ज़्यादा अमीर होते हैं, तो वो गरीब लोगों में को बीच में जाकर अपने धर्म के बारे में बताते हैं, फिर उनकी सहायता करते हैं, आर्थिक रूप से उनको पैसा देंगे, है ना, या उनका इलाज करवाएंगे, ठीक इस तरीके से। और फिर वो एक तरह से उनसे कहते हैं कि आप क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट करिए। तो जो गरीब व्यक्ति है ना, और उसको सारी सुविधाएं मिल जाए, उसको क्या मिल जाए, एक तरह से सारी सुविधाएं मिल जाए, तो वो एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो वो गरीब, तो इस तरीके से उनकी, और जब वो दूसरा धर्म अपना लेगा तो उसकी संस्कृति को भी अपनाएगा कि कैसे उनके खान पान क्या है, पूजा पद्धति क्या है। या जो अफ्रीकन कंट्रीज है ना, वो अपना उत्पादन बहुत ज़्यादा अपना उत्पादन नहीं कर पाते, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपना उत्पाद वहाँ पर बेचेंगी जाके, ठीक है। तो अपना उनको कंपनियों का उत्पाद खरीदना होगा, तो उसे ही तो एक्सेप्ट करेंगे वो, क्योंकि वो गरीब है, अपना उत्पादन कर नहीं सकते। तो इसलिए क्या करेंगे, जो अमीर देश है वो उनको ऊपर अपनी संस्कृति थोपते हैं। ये बात है, समझ गए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादों के द्वारा लोगों उत्पादों के द्वारा विश्व में विश्व के खान पान पर और पहनावे पर अपना कब्जा किया हुआ है, इस तरीके से, ठीक। ये लिख सकते हो सुनो, अरे बस आगे देखो, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के रूप, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के रूप।
हाँ ये प्रतिरोधी है, मतलब प्रतिरोध में वामपंथियों ने प्रतिरोध किया है और दक्षिणापंथियों ने, मतलब उसमें वामपंथी और दक्षिणापंथियों ने क्या किया है, इसका विरोध किया है अपने अपने हिसाब से। ठीक है, ये है वैश्वीकरण। मतलब वामपंथी ये कहते हैं कि वैश्वीकरण के कारण गरीबी, अमीरी और गरीबी में खाई बढ़ रही है, जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है। ठीक है, और दक्षिणापंथी वो कहते हैं कि जो इससे जो एक व्यवस्था है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पूरे विश्व की, वो खतरे में आ रही है कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के माध्यम से, वो ये कह रहे हैं। ठीक, और वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, इसमें हेडिंग लिख लो तुम। अरे 5-7 मिनट का और टॉपिक है, खत्म हो जाएगा। वैश्वीकरण आंदोलन नंबर 1, किसी विशिष्ट कार्यक्रम का विरोध, सृष्टि से बात हो जाती है नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी विशिष्ट कार्यक्रम का विरोध, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, क्या एक दिन बात हुई थी मेरी, तो बोल रही थी कि मन नहीं लग रहा है। जो हमने गिफ्ट्स दिए थे ना, उसके रैपर लगा के रखा था, थैंक्स मुझे एंड अलीशा। ठीक है, ये है। इसमें ये एक टॉपिक और दे रखा है, इसमें भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध, नकारात्मक वाला, है ना? ये भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव तो मैंने बता दिए थे वैश्वीकरण के। नकारात्मक प्रभाव कृषि पर, कृषि में, कृषि क्षेत्र में, कल चिल्ड्रंस डे पे कौन सा गेम खेलोगे तुम? टॉपिक दूंगा, टॉपिक। पेन वो ग्रीन कलर के, ठीक है।
अरे बस, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य, ये है। ठीक है, ये तुम्हारे टॉपिक हो गए खत्म हो। हम्म, जाओ। देखो ये मतलब ये क्या है, WSF, वर्ल्ड सोशल फॉरम, वर्ल्ड सोशल फॉरम, वर्ल्ड सोशल फॉरम है। मतलब ये एक मंच है, ये क्या है, एक मंच है। और ये किसका विरोध करता है, नव उदारवाद का। क्या, किसका, नव उदारवाद का, है ना। जैसे नव उदारवाद का मतलब है नव उपनिवेशीकरण एक तरह से। मतलब जो गरीब देश थे, है ना, वो वैसे तो राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, राजनीतिक रूप से तो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो उनके कब्जे में ही रहे। क्योंकि जब आप ऐसे समझिए, जैसे कोई कबूतर पिंजरे में बंद हो और उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन खाना खाने के लिए तो वहीं आ रहा है वो, है ना, मतलब, है ना। तो आर्थिक रूप से कमजोर देश थे, वो अपना अपनी अपनी बड़ी बड़ी कंपनी या अपने अपने उत्पादन हाउस, मतलब प्रोडक्शन हाउस नहीं बना पाए। तो वो फिर जो कंपनीज थी, उन्होंने ही आर्थिक रूप से उन देशों पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा रखा कि भाई स्वतंत्र कैसे हुए फिर हम, आर्थिक रूप से तो इनका ही कब्जा है। इस तरीके से जैसे भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत आज़ाद होने के बाद में जो चुनाव हुए थे, उसमें जो पहले राजा महाराजा थे वो दोबारा चुनकर आ गए, दोबारा ज़्यादा चुनकर वही लोग आ गए। मतलब पहले आनुवंशिक होते थे राजा, और फिर बाद में वो चुन के भी वही आ गए। तो खास ज़्यादा उस शुरुआती उसमें फर्क पड़ा नहीं था। ठीक है, ये कह भी रहा है ना, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध के विश्वव्यापी, यही है। चलो ठीक है, तो फिर ये बहुत है ना। क्या, लो, लो जी। देखो ये हमारी क्लास के तीनों बच्चे हैं, और कोने में बैठ कर ऐसे ही करते रहते हैं, पढ़ते नहीं।